हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्य एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसी सीरीज लाएंगे जिसमें से हम आपको सारे जितने भी हिंदी साहित्य के जो भी विद्वान हैं उनके बारे में एक एक चीज़ हम डिटेल से बात करेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे उनसे लेकर के हम एक एक लेखक को एक एक वीडियो पे हम फिनिश करते हुए चलेंगे। जो भी हमारे दोस्त टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हों, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करते हों, या तो बीपीएससी 4.0 की तैयारी करते हों, अगर टीचिंग से रिलेटेड है और अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हमारी ये पहला वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। और विद्यापति से बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं, सारे इम्पॉर्टेंट जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम चलिए आते हैं अपनी वीडियो पे। तो हमारा विद्यापति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद्यापति का जन्म स्थान क्या था? तो विद्यापति का जन्म था ग्राम उनका बिपसी। बिपसी जो आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार के दरभंगा में बिपसी पड़ता है, ठीक है। उनके पिता का नाम आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्यापति के पिता का नाम क्या था। विद्यापति के पिता का नाम था गणपति था। क्या नाम था? गणपति था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। क्या नाम था? पंडित हरि मिश्र उनके गुरु का नाम था। विद्यापति जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो विद्यापति 3 लोगों के दरबार में रहते थे। तिरहुत के राजा गणेश्वर, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। ये 2 के बारे में तो लोग आपको बताते होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको नहीं बताते। कोई रेयर टू रेयर केस में आपको टीचर बताते होंगे। तो आश्रयदाता 3 लोगों के दरबार में रहते थे। तिरहुत के राजा गणेश्वर के, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे। अब विद्यापति को कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो विद्यापति को खेलन कवि कहा जाता था, उपाधि खेलन कवि। और उन्होंने स्वयं को खेलन कवि कहा था। मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल विद्यापति का सबसे प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में मैथिल कोकिल ही पूछा जाता है। और कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और किस रचना के लिए उनको मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति को मैथिल कोकिल की संज्ञा जो है उनकी रचना पदावली के लिए मिला है। और पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो पदावली जो है आपकी मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखी गई है। इसीलिए उनको इसी रचना पदावली की रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला है कि अभिनव जयदेव उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव। नव कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है, दशावधान कहा जाता है और पंचानन कहा जाता है। तो इतनी उपाधियां हैं। इसमें से आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऊपर वाली 2 हो जाती हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर आपका खेलन कवि हो जाएगा। तो खेलन कवि उन्होंने स्वयं को कहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनकी रचनाओं पर। किसमें बात करते हैं? विद्यापति की रचनाओं पर। तो विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचनाएं किया है। कितनी भाषाओं में? 3 भाषा में। उन्होंने संस्कृत में रचना किया, अवहट्ट में रचना किया और मैथिली भाषा में रचना किया। तो हम एक एक भाषा की रचनाओं को हम जानेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम पहले देखेंगे कि संस्कृत भाषा में उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। संस्कृत भाषा में उन्होंने शैव सर्वस्व स्वार, कौन सा? शैव सर्वस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार और गए पत्तन वर्णकृत। अब ये इतनी सारी रचनाएं हैं संस्कृत में। अब इन सारी रचनाओं को याद कैसे करना है? तो दोस्तों, जैसे मैंने इसको याद किया था, मैंने इसको कैसे याद किया था कि मान लीजिए कि विद्यापति कहाँ पे गए हुए हैं? बनारस गए हुए हैं। बनारस पर गए हुए हैं तो उनको
दर्शन करना है किसके, शंकर जी के। और शंकर जी को क्या कहा जाता है, शंकर जी को शैव कहा जाता है। तो इससे आप याद रखेंगे कि शैव से क्या हो जाएगा, शैव सर्वज्ञसार। अब अगर शंकर जी के अगर दर्शन करना है तो आपको नहाना पड़ेगा। तो बनारस में क्या है, गंगा जी हैं, तो वो दर्शन करने से पहले वो कहाँ पे जाएंगे, गंगा जी जाएंगे। गंगा जी में वो क्या करेंगे, स्नान करेंगे। और गंगा जी में स्नान करेंगे तो गंगा मैया होती हैं, तो वहीं पे मंदिर दुर्गा जी का मंदिर है। तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वो दुर्गा जी के भी दर्शन करते हैं। तो ठीक है, शायद सर्वज्ञसार हो गया, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी हो गया। अब दुर्गा जी की जब वो दर्शन करते हैं तो वो क्या करेंगे, मंदिर की परिक्रमा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका भू परिक्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भू परिक्रमा। और जब आप परिक्रमा करते हैं, जब भी आप मंदिर में जाते हैं और आप परिक्रमा करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग मांगने वाले वहाँ पे मिल जाते हैं। तो उससे आप रिलेट करिए दान वाक्यावली। वो क्या करते हैं, परिक्रमा जब करते हैं तो वो दान करते हैं, दान वाक्यावली। और दान वाक्यावली जब आप दान करते हैं तो भगवान क्या ले रहा होता है, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा होता है कि आप कैसे आदमी हैं, आपका जो मन है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये आपका पुरुष परीक्षा हो गया। और जब आप दान कर देते हैं तो वो आपके उसमें भाग्य में लिख जाता है, तो लिखना वाली हो गया। और इसमें लिख जाता है विभाग, लिखना वाली भी एक प्रकार का विभाग है, तो विभाग चार हो गया। और गए पत्तलन वर्णकृत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गए पत्तलन वर्णकृत। इस प्रकार से हमने रिलेट करके संस्कृत के सारे जिन जो भी उनकी रचनाएं हैं हमने याद कर लिए। क्या है, बनारस पे गए, उन्होंने शैव दर्शन किया तो शैव सर्वस्व सार। फिर गंगा वाक्यावली, गंगा जी में स्नान किया। फिर उन्होंने दुर्गा जी के दर्शन किए तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी। तो वहाँ पे उन्होंने परिक्रमा किया दुर्गा मंदिर का, तो भू परिक्रमा हो जाएगा। परिक्रमा करते उन्होंने दान किया तो दान वाक्यावली हो जाएगा। दान वाक्यावली के बाद पुरुष परीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। फिर लिखनावली, फिर विभाग चार और गए पत्तलन वर्णकृत। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगली रचना है उनकी अवहट्ट भाषा में। किस भाषा में, अवहट्ट भाषा में। और ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है। पहली हो जाएगी कीर्तिलता और दूसरी हो जाएगी कीर्ति पताका हो जाएगी। तो कीर्तिलता जो है कीर्ति सिंह की वीरता पे लिखी गई है। किसमें लिखी गई है, कीर्ति सिंह की वीरता पे लिखी गई है। और कीर्ति पताका जो है वो शिव सिंह की उदारता एवं महानता के लिए लिखी गई है। क्या है, शिव सिंह की उदारता और महानता के लिए क्या लिखी गई है, लिखी गई है आपकी कीर्ति पताका को लिखी गई है। ठीक है, और जो कीर्ति पताका है ये अभी तक अप्राप्य रचना है उनकी। मतलब अभी तक ये रचना मार्केट में नहीं आई है, पूरी तरह से संपादित नहीं हुई है। इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जो अप्राप्य रचना है। ठीक है, या मार्केट में अभी उसका संपादन नहीं हुआ है, तो कौन सी रचना है, कीर्ति पताका रचना हो जाएगी। अगला भाषा हमारे हो जाएगी मैथिली भाषा। मैथिली भाषा में उन्होंने क्या लिखा है, तो पदावली लिखा है। और इसी पदावली रचना के कारण ही विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इस नाम से मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगली उनकी है सबसे इम्पोर्टेंट आप उनका एक नाटक है गोरक्ष विजय नाटक। कौन सा है, हो जाएगा गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय क्या है, एक प्रकार का नाटक है। और एक ऐसा नाटक, एक अंक का नाटक है। और इसमें संवाद जो है, इसके संवाद जो गद्य में है संस्कृत और प्राकृत में। ठीक है, और पद्य में इसके गीत हैं। ठीक है, पद्य में उसके क्या है, गीत हैं। तो संस्कृत और प्राकृत मतलब वो गद्य और पद्य, इसको ये आपका एक चंपू काव्य में लिखा गया है। कैसे ये नाटक लिखा है, चंपू काव्य में गद्य और पद्य का सम्मिश्रण हो जाएगा। अगला है कि विद्यापति श्रृंगारी भक्त और रहस्यवादी कवि हैं। भाई विद्यापति हैं, इनको कुछ लोग श्रृंगारी कवि मानते हैं, कुछ लोग इनको भक्त कवि मानते हैं, कुछ लोग इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो हम आपको याद करवाएंगे कि श्रृंगारी कवि कौन कौन मानते हैं, भक्त कवि और रहस्यवादी कवि कौन कौन मानते हैं। अब श्रृंगारी कवि, और जिसमें से श्रृंगारी कवि सर्वमान्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वमान्य जो है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि विद्यापति किस कैटेगरी के कवि हैं,
तो आपको क्या लगाना है, श्रृंगारी कवि ही आपको लगाना है, ठीक है। तो श्रृंगारी कवि में कौन कौन श्रृंगारी कवि मानते हैं, तो 5 हैं। पहले आपको राम से 3 याद रख लेना है। कौन कौन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हो जाएगा और राम वृक्ष बेनीपुरी। 3 जो हो जाएंगे राम के हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। और चौथा हो जाएंगे हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा जो हो जाएंगी, ये आपके 5 श्रृंगारी कवि मानते हैं। भक्त कवि कौन मानते हैं, भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रज नंदन सहाय। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रज नंदन सहाय मानते हैं। और रहस्यवादी कवि कौन मानते हैं, तो रहस्यवादी कवि मानते हैं ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त, इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। अब आप इनमें से भी अगर आपको दिक्कत है सारे याद करने के लिए, तो आपको सिर्फ एक एक याद रखना है। श्रृंगारी कवि में आपको याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, भक्त कवि में आपको याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भक्त कवि मानते हैं, और रहस्यवादी कवि ग्रियर्सन मानते हैं। आपको ये एक आपको तीनों का याद रखना है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट पे आ जाएगा। अब ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसको तो आपको याद करके ही रखना है। पहला क्या हो जाए कि विद्यापति ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय माना है। तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय किसने माना है, तो किसने माना है, विद्यापति ने माना है। अगला हमारा हो जाएगा श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि। विद्यापति को किसने कहा था कि विद्यापति जो है श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि हैं, तो किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कीर्ति लता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद कहा था। तो किस रचना को कहा था, अब आपको ये तो पता होता है कि भृंग भृंगी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, लेकिन उनकी किस रचना के लिए भृंग भृंगी संवाद कहा था, तो कीर्ति लता के लिए भृंग भृंगी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला है कि जाति कवि की संज्ञा किसने दी है, तो जाति कवि की संज्ञा जो है बच्चन सिंह ने दी है। किसने दिया है, बच्चन सिंह ने जाति कवि की संज्ञा दी है। और प्रमुख कथन आपका कौन सा हो जाएगा, जो आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इसने आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। और यह कथन किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और एक आपका और छूट रहा है कि निराला ने पदावली की श्रृंगारिक पदों की मादकता, पदावली रचना में जो श्रृंगारिक पदों की मादकता है उसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है, नागिन की लहर की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, नागिन की लहर की संज्ञा दी है। और उनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, देशिल बैना सब जग मिठा। ये किसने कहा था, तो ये पंक्ति है विद्यापति की। और ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्ति आपका कीर्ति लता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, कीर्ति लता से। तो ये विद्यापति से जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे हमने एक ही वीडियो पे कवर कर लिए, और 10 मिनट में आपका पूरा विद्यापति से बनने वाले क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। तो जो भी ऐसे ही हम हर एक जो भी आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी 4.0 को देखते हुए या टीजीटी पीजीटी जितने भी आपके हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं सबको हम एक वीडियो में ऐसे ही हम कवर करेंगे। तो जो भी हमारे दोस्त हों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आपके पास आए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।